तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट। ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें अपने को बस समझनी है और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें रखनी पड़े। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एफएमजी में पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द ब्रेस्ट लंप। मतलब कि हिंदी में बात करें तो कौन सा इनमें से कंपोनेंट है जो कि ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट का पार्ट है जब हम इवेल्युएट करते हैं ब्रेस्ट लंप। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर पता हो कि भैया ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है ये, तो उसका तरीका भाई ये है कि सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो ब्रेस्ट ब्रेस्ट की बात कर रहा है, ट्रिपल मतलब तीन। ठीक है। और असेसमेंट असेसमेंट का मतलब होता है आंकलन हिंदी में, या फिर डायग्नोसिस। ठीक है। तो बेसिकली हम कोई ट्रिपल तीन ऐसी चीजें यूज कर रहे होंगे इसमें जो कि डायग्नोसिस के काम में आ रही होंगी। अब भाई हमें नॉर्मली हमें पता है कि नॉर्मली अभी तक जितनी एमबीबीएस करी है हमने, तो उस हिसाब से हमें पता है कि भैया के क्या क्या चीजें डायग्नोसिस में काम आती है। तो वही लॉजिक अपने इसमें क्वेश्चन में दौड़ा देना। तो अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं, मान लें कि ऑप्शन डी जो है उसमें लिख रहा है कि इमेजिनिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है भैया, कि भैया एक्सरे यूज कर रहे हैं, मेमोग्राफी यूज कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी हम यूज कर रहे हैं इमेजिनिंग वाला, हमें पता है कि वो डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। क्या सर्जरी जनरली डायग्नोसिस के लिए यूज होती है? नहीं। क्या कीमोथेरेपी डायग्नोसिस के लिए यूज होती है? नहीं। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन डी नहीं है इसका आंसर। इसके बाद हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इमेजिनिंग यूज कर रहा है। हाँ, करते हैं। क्या बायोप्सी यूज करते हैं? बायोप्सी होती डायग्नोसिस के लिए है। फिर इसके बाद सर्जरी, क्या हम सर्जरी करते हैं? नहीं। तो सी भी गलत है। अब हम ऑप्शन ए या बी बचा। ए में बी में अगर हम देखें कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, इमेजिनिंग की बात कर रहे हैं, इन दोनों को ही हम किस में यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और सर्जरी को अगेन हम नहीं करते हैं। तो डेट इज रॉन्ग। बचा कौन सा? ए। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भैया ट्रिपल असेसमेंट क्या है? ट्रिपल असेसमेंट में क्या है, हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि तीन चीजें हम यूज करते हैं इसके अंदर। लेकिन उससे पहले कि एक लेडी आएगी आपके पास, एक केस आया कि भैया एक लेडी आई आपके पास ब्रेस्ट लंप को लेकर। इसमें हम तीन चीजें करेंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहला फिजिकल एग्जाम। भाई फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम। दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम, जो कि वैसे लास्ट ऑप्शन है। और दूसरा जो है, तीसरा या दूसरा, दैट इज रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जनरली यूज होता है, मतलब जो पेशेंट है वो खुद भी घर पे कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें भैया तीन तीन तरीके के मेथड यूज होते हैं। एक आता है डायल क्लॉक, एक आता है वर्टिकल, एक आता है वेज। ठीक है। अब इसमें देखो तीन इमेजेस दे रखी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायल क्लॉक। डायल क्लॉक भाई नाम से ही पता लग रहा है कि क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज ऐसे घूमता घूमता घूमता, है ना, ऐसा कोई मेथड होगा। तो अगर हम सर्कुलर वाला ये वाला जो मेथड है अगर इसको देखें, क्या ये एक डायल क्लॉक की तरह नहीं जा रहा? है ना। तो डेट इज सर्कुलर, ये डायल क्लॉक मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा आता है वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल कैसा दिखता है? अपने को पता है दो चीजें होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल। तो जब वर्टिकल मेथड बोल ही दिया, तो आपको पता है कि ऊपर नीचे, बस इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन में अपने को बस ब्रेस्ट चेक करनी है। ये पेशेंट खुद चेक कर लेगा। इसके अलावा आता है वेज। वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने साइकिल के अंदर स्पोक व्हील्स देखे होंगे। स्पोक व्हील्स कैसे? ये वाले,
साइकिल के टायर के अंदर आपने स्पोक व्हील्स देखे होंगे, तो उसी तरीके से ये बना होता है। तो आपको ये राइट वाली इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से हम चेक करते हैं दबा दबा के कि जो लंप है उसकी कहाँ कहाँ है, या लोकेशन चेक करते हैं। अगला, इसके बाद आ जाते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भैया हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसमें से सबसे पहला है यूएसजी, दैट इज अल्ट्रासाउंड। उसके बाद है मेमोग्राफी, जो कि एक तरीका का एक्सरे ही है। फिर उसके बाद आ जाता है एमआरआई। अगर हम यूएसजी की बात करें, तो यूएसजी में भाई हमारे अ, हम यूज करते हैं कि जो एज है पेशेंट की, वो 40 साल से नीचे होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि 40 साल से नीचे? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है वो 40 ईयर की एज से नीचे ज्यादातर डेंस होता है। तो हम यूएसजी यूज करते हैं, ना कि मेमोग्राफी, मतलब कि ना कि हम एक्सरे यूज करते हैं। फिर द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। भैया पेशेंट है प्रेग्नेंट, तो हमें पहले से ही पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, हम हर जगह यही पढ़े हैं कि जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वहां हम एक्सरे नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड। फिर है, मान लीजिए कि हमें डिफरेंस पता लगाना है कि सॉलिड और सिस्टिक मास में, तो भी हम यूएसजी यूज करेंगे। फिर हम आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? मेमोग्राफी। मेमोग्राफी मैंने बताया था कि एक तरीके का एक्सरे है ना। इसमें हम क्या करते हैं, कब करते हैं, कि सबसे पहले तो जो उम्र है लेडी की वो 40 साल से ऊपर होगी। अगर 40 साल से नीचे होगी तो हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड। और अगर ऊपर होगी तो हम करेंगे मेमोग्राफी। ये ज्यादातर जो 45 ईयर ओल्ड की महिलाएं होती हैं, जब वो 45 अटेन कर देती हैं, तो हम ज्यादातर उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह इसको यूज करते हैं। और एनुअली, मतलब कि हर साल इसको हम करते हैं। इसके अलावा आगे की 3-4 चीजें जो कि हमें ज्यादातर रखनी ही है। क्या क्या रखना है? कि भैया रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर जो है, इसमें 0.1 सेंटीग्रेड का होता है पर स्टडी, मतलब कि जब भी हम एक बार कर रहे हैं तो 0.1 सेंटीग्रेड का एक्सपोजर आ रहा है बस। और एक मेमोग्राफी जो होती है वो 4 चेस्ट एक्सरे के बराबर होती है। और यही रीजन है कि हम ये प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं करते, इसीलिए हम यूएसजी करते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। फिर आता है कि जो सबसे बेस्ट व्यू है वो कौन सा है। तो सबसे बेस्ट व्यू जो है वो है मीडियल लेटरल साइड, मतलब कि जो ब्रेस्ट है उसको हम मीडियली, मतलब कि अगर ये ब्रेस्ट है तो मीडियल टू लेटरल, इधर से इधर, इस डायरेक्शन में चेक करा जाता है, एक्सरे लिया जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है कि अगर ये महिला है, ये उसके हाथ है, ठीक है, तो ये जो एक्जिला है, क्या वो विजिबल होगा? डेफिनेटली विजिबल होगा भाई। मैं मीडियली बीच में से एक्जिला की साइड ही तो देख रहा हूँ इस समय। जो लेटरल साइड है ब्रेस्ट के, वो एक्जिला ही तो है। तो क्या मैं एक्जिला को भी देख सकता हूँ? डेफिनेटली देख सकता हूँ। तो इसलिए हमें ये बेस्ट व्यू के तौर पे देखा जाता है। फिर है कि अदर इन दूसरा जो व्यू है वो है क्रेनियो कॉर्डल व्यू, जो कि हम यूज करते हैं। इसके अलावा एमआरआई की बात कर लें, तो भैया एमआरआई जो है ना, अपन जब करते हैं बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में का मतलब क्या है? कि जब जो फैमिली की जो हिस्ट्री है, मतलब कि उस महिला की फैमिली में मदर, उसकी मदर को, उसकी नानी को, उसकी दादी को, उनको भी या उनमें से भी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर या फिर लम्स बनना, या ये सब चीजें ऑलरेडी हैं। तो जब हम यूज करते हैं एमआरआई। दूसरा है कि BRCA1 जीन का म्यूटेशन हमें पता लग जाए कि उस लेडी के अंदर है, या फिर उस पेशेंट के अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं, या फिर जो इम्प्लांट है वो हो गया रप्चर। रप्चर मतलब वो फट गया है ना, लीक हो रहा है। चौथा है कि रिकरेंस आफ्टर मेस्टेक्टोमी, मतलब कैंसर जो है, अब भाई कैंसर हुआ, हमने मेस्टेक्टोमी कर दिया। मेस्टेक्टोमी का क्या मतलब है?
कि जो ब्रेस्ट है उसको हमने काट के निकाल दिया, तो उसके बाद भी उसको कैंसर दोबारा हो गया, तो हम इन्वेजन चेक करने के लिए कि कितना डीप गया है दोबारा से, जब कैंसर हुआ है कि कितना डीप चला गया, वो सब चेक करने के लिए हम एमआरआई करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक होता है ट्रू कट बायोप्सी, एक होता है एफएनएसी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना, वो है ट्रू कट बायोप्सी। क्यों है, कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। एफएनएसी जो है वो भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाई फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाता है। इसके अलावा दो चीजें और। ट्रू कट बायोप्सी जो होती है उसमें हम 14 से 16 गॉस की नीडल यूज करते हैं, वहीं एफएनएसी में हम 22 से 26 गॉस की नीडल शो करते हैं, यूज करते हैं। जो एफएनएसी है ना, वो हाई फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट तो दिखा ही रहा है, साथ ही साथ वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, मतलब अंतर नहीं पता लगा पाता इंसिटू में और कार्सिनोमा में। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी जो है वो हम दो कंडीशन में यूज करते हैं। फर्स्ट इज पेजेट्स डिजीज, स्किन कैंसर। उसके अलावा क्या है कि भैया ट्रू कट बायोप्सी जो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी था हमारा, ट्रू कट बायोप्सी हम तीन जगहों पर यूज करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और सॉफ्ट टिश्यू कार्सिनोमा। प्रोस्टेट आपने सुना ही होगा, गदूद बोलते हैं हिंदी में, तो उसका जब कैंसर हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये पीवाईक्यू है ये भी। तो इसमें क्या पूछा है कि ब्रेस्ट ट्रिपल असेसमेंट कंटेन ऑल एक्सेप्ट। तो अभी तक हमने जितने भी इस पूरे छोटे से लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसमें क्या क्या नहीं था वही इसका आंसर होगा। भाई इसने ये पूछा है कि भाई ब्रेस्ट टिश्यू असेसमेंट के लिए के अंदर कौन सा नहीं आता, यही पूछा है। तो क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है? हाँ, जिसमें हम क्लॉक डायल क्लॉक एग्जामिनेशन कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, आता है। क्या यूएसजी आता है? हाँ आता है। क्या एफएनएसी और बायोप्सी आता है? बायोप्सी का मतलब यार ट्रू कट बायोप्सी ही है, ठीक है। तो क्या एक्सिलरी सैंपलिंग आता है? नहीं। और इसके अंदर अगर आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यूएसजी और एफएनएसी और बायोप्सी को रूल आउट कर ही दिया है, तो ऑप्शन बी ही बचा ना। तो आप सीधे सीधे इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ओके गाइस, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और थैंक यू वेरी मच।